जय हिंद। क्लास 10 विषय जो है वो राजनीति। चैप्टर का नाम है सत्ता के साझेदारी। इस चैप्टर में हम लोग जो है वो पूरा सत्ता के साझेदारी की पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर सत्ता को किस तरह बंटवारा किया जाता है, भारत में किस तरह की सत्ता का साझेदारी हुआ है, बेल्जियम के बारे में हम लोग जानेंगे और उसी तरह से फिर श्रीलंका के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग के इस चैनल पर जो है बोर्ड एग्जाम के लिए खास करके जो है बहुत अच्छे से तैयारी करवाया जाता है, क्वेश्चन आंसर भी करवाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया और जो है वो बोर्ड एग्जाम के लिए जो है पीडीएफ नोट्स वगैरह जो है ना वो सारा चीज आप लोग के लिए प्रोवाइड करवाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सत्ता का साझेदारी। तो सत्ता का साझेदारी क्या होता है सबसे पहले जानेंगे। तो जब किसी शासन व्यवस्था में कोई शासन व्यवस्था है, जैसे कि हम लोग का शासन व्यवस्था है ना, लोकतंत्र है, तो इस शासन व्यवस्था में हर सामाजिक समूह का भागीदारी और हर एक तरह के मतलब समुदाय की भागीदारी सरकार में होता है। मतलब सरकार में जो है वो हर एक तरह के सामुदायिक जो समूह है और सामुदायिक की भागीदारी, अलग अलग समूह का जो सरकार में भागीदारी मतलब हिस्सा होता है, उसी हम लोग बोलते हैं सत्ता का साझेदारी। फिर से एक बार समझिएगा कि किसी भी शासन व्यवस्था में, है ना, हम लोग का शासन व्यवस्था है, लोकतंत्र है। अब इसमें क्या है कि सरकार में हर एक तरह के मतलब समूह के लोग रहते हैं और हर एक तरह के समुदाय के मतलब उसमें हक रहता है, भागीदारी रहता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि सत्ता का साझेदारी। मतलब यहाँ ये नहीं है कि जो है सत्ता का मतलब वहां जो है एक ही समुदाय के लोग के मतलब सत्ता में पूरा जो है वो मंत्री पद दे दिया गया है, तो इसको सत्ता की साझेदारी हम लोग नहीं बोल सकते। सत्ता की साझेदारी किसको बोलेंगे? तो सरकार में जो है ना, सरकार में जो है हर एक तरह के जो समुदाय हैं, है ना, उन लोगों की भागीदारी मतलब वो लोगों के भी जो वहां उसमें थोड़ा सा पार्टनर हक होना चाहिए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सत्ता का साझेदारी। अब देखिए सत्ता का साझेदारी जो है वो लोकतंत्र का मूल्य मंत्र भी है। हाँ, लोकतंत्र का मूल्य मंत्र क्या है? सत्ता का साझेदारी ही है। मतलब अगर लोकतंत्र है तो सत्ता का साझेदारी अनिवार्य है। अगर सत्ता का साझेदारी लोकतंत्र है और सत्ता का साझेदारी नहीं हो रहा है तो उसमें जो है लोकतंत्र वो लोकतंत्र नहीं कहलाएगा। लोकतंत्र मतलब होता है कि जिसमें लोगों का द्वारा जो शासक को चुना जाता है ना, तो लोगों के द्वारा शासक को चुना जा रहा है, तो शासक तो लोग जो है वो अपने हिसाब से चुनेंगे और उसमें जो है मंत्री पद मिलता है वो सभी तरह के मतलब समाज में जितने भी तरह के मतलब सामूहिक समूह है वो सभी लोगों का वहां भागीदारी होता है। तो लोकतंत्र का मूल्य मंत्र जो हो गया, क्या हो गया? सत्ता का साझेदारी। और किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में, चाहे कोई भी लोकतांत्रिक सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार मतलब जिसपे लोगों के द्वारा शासक को चुना जाता है, तो किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में हर नागरिक का क्या होता है? हिस्सा होता है। हर एक नागरिक का लोकतांत्रिक सरकार में हिस्सा होता है। हर नागरिक जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। जैसे कि अभी वोटिंग आता है ना, तो वहां हर एक आदमी जो है वोट देता है। तो लोकतांत्रिक सरकार है तो उसमें हर एक जो नागरिक होता है ना, उसका क्या होता है? हर एक नागरिक उसमें भागीदारी होता है, हर एक नागरिक का हिस्सा होता है ना, बढ़ चढ़ के लोग वहां भाग लेते हैं। यह हिस्सा जो है वो भागीदारी के द्वारा ही संभव हो पाता है। मतलब लोकतंत्र का मूल्य मंत्र सत्ता का साझेदारी है। मतलब हर एक व्यक्ति को जो है वो सरकार में क्या होता है? भागीदारी होता है। और किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में ये हर नागरिक का हिस्सा भी होता है। कोई भी लोकतांत्रिक सरकार है, अगर लोग अगर इसमें हिस्सा नहीं लेगा तो ये लोकतांत्रिक मतलब कहलाएगा ही नहीं, लोकतंत्र कहलाएगा ही नहीं। और यह हिस्सा जो है भागीदारी द्वारा ही संभव हो पाता है। मतलब लोग वहां संभव भागीदारी लेता है। जैसे अभी वोट में सबको भाग लिया क्या, बढ़ चढ़ के जो है वो वोट दिया है ना, तो इसमें सभी जनता भाग लिया, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या है? लोकतंत्र है ना। नेक्स्ट आता है कि इस प्रकार की शासन व्यवस्था में नागरिक को इस बात का अधिकार होता है कि शासन के तरीका के बारे में उनसे जानने की सलाह लिया जाए। मतलब देखिए अब इसमें क्या है कि इस प्रकार जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होता है, सत्ता साझेदारी वाला होता है, तो इस प्रकार के शासन व्यवस्था में नागरिक को, है ना, एक अधिकार होता है कि शासन के तरीके को जो उनको सलाह लिया जाए, है ना, उसके बारे में जाना जाए। अच्छा, ये सत्ता का साझेदारी क्यों जरूरी है? अगर सत्ता का साझेदारी नहीं होगा तो क्या होगा? तो इसमें दो तरह के तर्क दिया गया है। एक है लाभ हानि के आधार पर और एक है कि मतलब नैतिकता के आधार पर। तो दोनों के आधार पर हम लोग देखते हैं सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले तो युक्तिपरक तर्क हम लोग देख लेते हैं। युक्तिपरक में क्या होता है? तो हानि या लाभ के परिणाम पर आधारित होता है सत्ता की साझेदारी। इसमें क्या होता है? सत्ता की साझेदारी अगर होगा, है ना, तो सत्ता की साझेदारी होगा तो विभिन्न सामाजिक समूह के बीच में टकराव का आशंका जो है वो कम हो जाएगा, है ना। मतलब देखिए अगर सत्ता का साझेदारी अगर सही ढंग से बंटवारा हुआ है ना, किसी को यहाँ जो है वो बेगानापन न लगे, उसके लिए जो है वो इससे जो है सामुदायिक जो टकराव होता है ना, अलग अलग धर्म के बीच में टकराव होता है, वो चीजें क्या होता है? कम हो जाता है। तो विभिन्न सामाजिक समूह के बीच में क्या होता है? टकराव को कम किया जाता है ना, सत्ता के साझेदारी में। उसी प्रकार राजनीतिक व्यवस्था के स्वायत्ता के लिए अच्छा होता है। राजनीतिक व्यवस्था के लिए एक तरह का ये अच्छा होता है। इसमें जो है सभी तरह के लोग जो है भाग लेते हैं, है ना, सभी तरह के, चाहे वो किसी भी जाति हो, धर्म हो, है ना, ये जो है वो लोकतंत्र में सभी लोग भाग लेते हैं। ये तो हो गया युक्तिपरक तर्क। लेकिन नैतिक तर्क भी आता है। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, इसमें नैतिक तर्क क्या है? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नैतिकता के अंतर्भूत महत्व पर आधारित होता है। सत्ता के जो साझेदारी होता है वो लोकतंत्र का आत्मा कहलाता है।
सत्ता का साझेदारी जो है वो लोकतंत्र का आत्मा कहलाता है। अगर सत्ता का साझेदारी हो रहा है, लोकतंत्र अगर चाहिए तो सत्ता का साझेदारी बहुत जरूरी है। अगर बिना सत्ता के साझेदारी का जो है लोकतंत्र नहीं होगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा कि मतलब अलग अलग समूह के बीच में, अलग अलग धर्म के लोगों के बीच में क्या हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगा। अब यहाँ लोगों की भागीदारी आवश्यक है ना। सत्ता के साझेदारी में जो है क्या होता है, लोगों की आवश्यक भागीदारी जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, तथा लोग अपनी भागीदारी के माध्यम से जो है वो शासन से जुड़े हुए रहते हैं। लोग का अधिकार है कि उनसे सलाह लिया जाए, है ना। लोग से क्या अधिकार रहता है कि मतलब उन लोगों से सलाह लिया जाए, उन लोगों से पूछा जाए, प्रशासन व्यवस्था किस प्रकार हो, ये सारा चीज जो है लोगों के द्वारा जो है सलाह लिया जाता है। नेक्स्ट आता है कि सत्ता की साझेदारी आवश्यकता। सत्ता की साझेदारी जो है आवश्यकता क्यों है? तो सबसे पहले तो हम लोग यहां देखेंगे कि समाज में सौहार्द और शांति बना के रखने के लिए जो है सत्ता का साझेदारी बहुत जरूरी है। अगर समाज में शांतिपूर्वक समाज को रखना है, बिना लड़ाई झगड़ा अगर रखना है, तो सत्ता का जो है वो साझेदारी बहुत ज्यादा जरूरी पड़ जाता है, क्योंकि इसमें विभिन्न सामाजिक समूह का टकराव जो है कम होता है। मतलब अलग अलग हम लोग भारत में अलग अलग समाज का समूह है ना, अलग अलग धर्म है, तो इनमें अगर सत्ता की साझेदारी नहीं होता है और सरकार जो है एक समूह के ओर अगर ध्यान ज्यादा देगा, एक की तरफ नहीं ध्यान देगा, तो ऐसे में क्या होगा कि टकराव ज्यादा हो जाएगा, है ना, लड़ाई होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएगा। तो सत्ता की साझेदारी इसलिए आवश्यक है, पहले सबसे पहले कि समाज में सौहार्द और शांति बना के रखने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। इसमें जो अलग अलग सामाजिक समूह रहते हैं, उन सामाजिक समूहों के बीच में टकराव जो लड़ाई झगड़ा जो है क्या होता है, कम करने में मदद मिलता है सत्ता की साझेदारी की वजह से। नेक्स्ट आता है कि किसी भी समाज में, है ना, किसी भी समाज में बहुसंख्यक के आतंक का खतरा बना रहता है। मतलब देखिए, अभी कोई भी समाज है जिनकी संख्या बहुत ज्यादा रहता है, तो वो लोग का खतरा जो है ना वो ज्यादा बना हुआ रहता है कम संख्या वाले लोगों के पास। जैसे मान लीजिए किसी, अभी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, इस तरह से नहीं होना चाहिए, लेकिन बताते हैं कि यहाँ अगर मान लिया जाए कि कोई गांव है ना, अब वहां मुस्लिम परिवार का 2 घर है ना, और हिंदू का बहुत ज्यादा घर है, तो कहीं ना कहीं जो है हिंदू का खतरा मुस्लिम पर बना हुआ रहता है ना। तो ये कब बना हुआ रहता है, जब सत्ता का साझेदारी नहीं होगा तब। लेकिन सत्ता का साझेदारी हुआ है तो इस तरह का कोई मतलब खतरा नहीं बना हुआ रहता है। तो किसी भी समाज में बहुसंख्यक का आतंक का खतरा बना रहता है। जो लोग बहुत ज्यादा संख्या है ना, सत्ता का साझेदारी नहीं होगा तो उनका खतरा बना हुआ रहता है। और बहुसंख्यक का आतंक न केवल अल्पसंख्यक के समूह को तबाह करता है, बल्कि वह स्वयं को भी तबाह करता है। मतलब जो बहुसंख्यक है, जो कम संख्या वाले लोग हैं, उनको तबाह न करके बल्कि वो खुद को भी क्या कर लेता है, तबाह कर लेता है ना। सत्ता के साझेदारी के माध्यम से जो है ये बहुसंख्यक का आतंक जो होता है ना, उससे बचा जा सकता है। मतलब जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है, उससे ये सत्ता की साझेदारी करके हम लोग इसको बचा सकते हैं, इससे बच सकते हैं। अब यहाँ बात आता है कि लोगों की आवाज ही लोकतांत्रिक सरकार का नींव बनाती है। लोग का जो आवाज होता है, लोगों के द्वारा जो आवाज उठाया जाता है, इसी को जो है सत्ता का साझेदारी का नींव रखता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि लोकतंत्र की आत्मा का सम्मान के लिए जो है, सम्मान को रखने के लिए जो है सत्ता की साझेदारी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है कि सत्ता के साझेदारी के 2 कारण भी होते हैं, है ना। सत्ता के साझेदारी का 2 मेन कारण है। सबसे पहला कारण तो कि एक है कि ये समझदारी भरा कारण होता है। मतलब सत्ता का साझेदारी हो रहा है तो इसमें समझदारी भरा हुआ रहता है। और दूसरा जो है नैतिक कारण है। सत्ता के साझेदारी का समझदारी से भरा कारण समाज में टकराव को जो है कम करता है, रोकता है, समझदारी रहता है तो। और दूसरा जो है सत्ता के साझेदारी का नैतिक कारण यह है कि लोकतंत्र की आत्मा का अक्षुण्य रखना, मतलब उसको इज्जत से अच्छी तरह से रखना। नेक्स्ट आता है बेल्जियम। हम लोग यहाँ 2 देश के बारे में बोले थे कि 2 देश के बारे में पढ़ेंगे, बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में, है ना। दोनों में क्या था कि अलग अलग जाति लोग था, है ना, अलग अलग जात के लोग था। और दोनों में जो है वो अपने जात के लिए एक देश जो है वो बहुत अच्छा कार्य करता है, एक देश जो है वो मतलब जो बहुसंख्यक था उसको लिए जो है काम करता है। तो ये चीज हम लोग समझने वाले हैं। बेल्जियम जो है यूरोप का एक छोटा सा देश है ना। बेल्जियम जो है वो यूरोप का छोटा सा देश है, जिसके आबादी हम लोग का हरियाणा राज्य है ना, उससे आधा है। बेल्जियम जो है यूरोप का एक छोटा सा देश है और इसका आबादी लगभग जो है 1 करोड़ के आसपास में है। मतलब हरियाणा में 2 करोड़ लगभग आबादी है, लेकिन यहाँ जो है बेल्जियम का जो आबादी है वो हरियाणा से आधी, मतलब हरियाणा का 2 करोड़ है तो बेल्जियम का 1 करोड़ हो जाएगा। परंतु इनकी समाज का जो है जातीय बनावट जो है बहुत जटिल था। जटिल क्यों था वो चीज समझिएगा। इनमें रहने वाले, मतलब बेल्जियम में जितने भी लोग थे उसमें से 59% लोग थे वो डच भाषा बोलते थे। बात को यहाँ समझिएगा, यह थोड़ा सा घुमाया हुआ है ना। यहाँ बात थोड़ा सा घुमाया हुआ है। क्या घुमाया हुआ है कि बेल्जियम में, पूरा बेल्जियम की बात किया जाए तो 59% लोग डच बोलते थे और 40% लोग फ्रेंच बोलते थे। बल्कि 1% जो लोग रहते थे वो लोग जर्मन बोलते थे। यहाँ बात समझिएगा कि बेल्जियम में जितने भी लोग हैं, पूरा बेल्जियम की बात किया जा रहा है। अभी ब्रुसेल्स के बारे में भी बात करेंगे, यहाँ उल्टा थोड़ा सा है ना। पूरा बेल्जियम में 59% लोग डच बोलते थे और 40% फ्रेंच बोलते थे और 1% जर्मन बोलते थे। लेकिन राजधानी जो ब्रुसेल्स था, बेल्जियम एक देश था, अब इसका राजधानी ब्रुसेल्स था। अब ब्रुसेल्स में क्या था कि 80% आबादी फ्रेंच बोलता था। मतलब जो पूरा बेल्जियम में ज्यादा बोला जा रहा है
है ना, वो चीज ब्रुसेल्स में कम बोला जा रहा है। और पूरा बेल्जियम में जो चीज ज्यादा बोला जा रहा है ना, पूरा बेल्जियम में जो चीज ज्यादा बोल रहा है वो ब्रुसेल्स राजधानी में कम बोला जा रहा है। और पूरा बेल्जियम में जो कम बोला जा रहा है और राजधानी में ज्यादा बोला जा रहा है। नहीं समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया, छोड़ दी। पूरा बेल्जियम की बात कर रहे हैं। पूरा बेल्जियम में 59% डच बोला जाता है और 40% जो है फ्रेंच बोला जाता है और 1% जर्मन बोलते हैं। लेकिन राजधानी ब्रुसेल्स है ना, यहाँ क्या है कि यहाँ उल्टा है। 80% लोग जो है ना, 80% आबादी जो है फ्रेंच बोलता है, जबकि 20% क्या बोलते हैं? डच बोलते हैं। अब यहाँ बात क्या है कि अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध थे। मतलब जो अल्पसंख्यक था वो तुलनात्मक रूप से वो लोग ज्यादा समृद्ध, ज्यादा ताकतवर थे, वो लोग के पास ज्यादा आमदनी था, ज्यादा पैसा था। जो अल्पसंख्यक थे, कौन लोग अल्पसंख्यक थे? तो फ्रेंच लोग जो थे वो क्या थे? अल्पसंख्यक थे। पूरा पूरा मतलब बेल्जियम की बात किया जाए तो। अब बेल्जियम की समझदारी है ना, बेल्जियम क्या समझदारी करता है सो देखिए। ऐसी देखिए, यहाँ ऐसी भाषाएं विविधताएं कई बार जो है सांस्कृतिक और राजनीतिक झगड़े के कारण बन जाते हैं। अब देखिए यहाँ अलग अलग भाषा के लोग बोलने वाले हैं, तो इस तरह अलग अलग धर्म के लोग हो गए या अलग अलग भाषा के लोग हो गए, तो आगे चल के जो है वो क्या होता है कि झगड़ा का कारण बन जाता है। लेकिन बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा लाभ पाने वाला डच भाषी लोग इस स्थिति से नाराजगी थे। मतलब दोनों के बीच में जो है ना थोड़ा सा नाराजगी हो जाता है ना, डच और ये दोनों के फ्रेंच बोलने वाले के बीच में थोड़ा सा नाराजगी हो जाता है। मतलब देखिए जो मतलब अल्पसंख्यक था वो सब क्या था? समृद्ध था, है ना। लेकिन यहाँ डच लोग जो है थोड़ा सा नाराज हो जाता है। अब इसके चलते जो है ना, इसके चलते क्या होता है? तो इसके चलते 1950 से लेकर 60 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले के बीच में जो लड़ाई, थोड़ा सा झगड़ा बढ़ जाता है। और डच भाषी लोग देश में बहुमत थे, परंतु ब्रुसेल्स में इनकी संख्या क्या था? कम था। देखिए फिर से एक बार समझिएगा कि डच और फ्रेंच बोलने वाले के बीच में 1950 से लेकर 60 के दशक में जो है थोड़ा सा समूह में तनाव बढ़ जाता है, बीच टकराव बढ़ जाता है। इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि डच भाषी लोग, है ना, बहुमत थे। मतलब डच बोलने वाले लोग क्या थे? बहुत ज्यादा थे। परंतु राजधानी ब्रुसेल्स में ये लोग क्या थे? कम थे। पूरा बेल्जियम में डच बोलने वाले बहुत ज्यादा थे, लेकिन ब्रुसेल्स में क्या थे? कम थे। परंतु बेल्जियम के लोग ने एक नवीन प्रकार के शासन पद्धति को अपनाया। मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाया कि काहे नहीं इसको जो है वो लड़ाई को हम लोग कम करें, और इसके लिए अलग जो है नीति को अपनाता है, अलग पद्धति को अपनाता है। सांस्कृतिक विविधताओं के क्षेत्रीय अंतरों से होने वाले आपसी मतभेद को दूर करने के लिए मतलब जो है वो थोड़ा सा कुछ दिमाग लगाया कि किस वजह से जो है हम लोग को जो झगड़ा कम हो। तो उसके लिए बेल्जियम क्या किया कि 1970 से लेके 1970 से 93 के बीच में बेल्जियम जो अपना संविधान में 4 बार संशोधन किया। बस इसलिए संशोधन किया कि यहाँ जो डच और फ्रेंच भाषा लोग बोलने वाले हैं, इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा ना हो, इसके लिए अपने संविधान में वो 4 बार संशोधन करता है 1970 से लेकर 1993 के बीच में, है ना। टोटल जो है कितना साल हो गया? लगभग 23 साल में 4 बार अपना संविधान में संशोधन करता है बेल्जियम, ताकि जो है वो फ्रेंच और डच भाषी लोग जो है वो अच्छे तरह से मिलजुल कर रह सके, न हो। और इसके चलते जो है किसी को बेगानापन भी ना लगे, है ना, ये एहसास भी ना मिल सके कि मतलब जो है हम लोग को बेगानापन लग रहा है। और सारा विश्व जो है बेल्जियम को इस समझदारी का दाद देता है। ये समझदारी जो बेल्जियम लगाया ना, पूरा दुनिया जो है इसको बोलता है वाह क्या मतलब काम किया है। तो बेल्जियम में टकराव को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाया गया था, है ना। बेल्जियम में लड़ाई झगड़ा ना हो, संविधान में संशोधन किया गया 4 बार 1970 से लेकर 1993 के बीच में। तो क्या क्या कदम उठाया गया? तो सबसे पहला कदम तो यह उठाया गया कि केंद्र सरकार में डच व फ्रेंच भाषी के मंत्रियों को समान संख्या रहे। मतलब देखिए केंद्र सरकार जो है सबसे ऊपर में जो सरकार है, उसमें जो डच भाषा बोला जा रहा है और फ्रेंच भाषा बोला जा रहा है, उन मंत्रियों का जो है ना संख्या जो है समान रखे, न किसी का ज्यादा न किसी का कम, बराबर रखे। तो किसी को लगेगा कि नहीं कि मतलब जो है मेरा मंत्री का संख्या कम है, मेरा जो है इसका जो है ज्यादा है, इस तरह से नहीं लगे। तो उसके लिए बेल्जियम क्या करता है? डच और फ्रेंच भाषा बोलने वाले मंत्रियों की संख्या क्या कर देता है? केंद्र सरकार में बराबर कर देता है। उसके बाद और क्या कदम उठाया? कदम यह उठाया कि केंद्र सरकार के अनेक शक्तियां, मतलब केंद्र सरकार के अलग अलग जो शक्तियां था, पावर था, उसको क्षेत्रीय सरकार को दे दिया, है ना। अलग अलग 2 इलाकों में दे दिया, क्षेत्रीय सरकार को सौंप दिया कि लो, है ना, कुछ डच के पास कुछ फ्रेंच के पास दे दिया। और ब्रुसेल्स में जो था राजधानी, उसमें अलग सरकार बना दिया गया और इसमें से दोनों समुदाय के समान प्रतिनिधि, मतलब ब्रुसेल्स में अलग सरकार बनाया गया और वहां जो है दोनों समुदाय के मतलब फ्रेंच और डच बोलने वाले को समान प्रतिनिधि को भी वहां रखा गया, समान जो मंत्री हैं उनको भी रखा गया। अब सामुदायिक सरकार का निर्माण हुआ। इसके बाद इस चुनाव से संबंधित भाषा लोग द्वारा जो है ना, इस चुनाव का संबंधित भाषा लोगों द्वारा होता था, है ना। और इस सरकार के पास जो है सांस्कृतिक, शैक्षणिक तथा भाषा संबंधी शक्तियां भी था। तो ये था बेल्जियम का समझदारी और बेल्जियम के बारे में कि बेल्जियम में इस तरह से चीजें हुआ था। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका में क्या था सो अब यहां देखते हैं कि श्रीलंका के समाज के जातीय बनावट क्या था। तो श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो कि मतलब चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है और इस दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर दूर पर स्थित है। मतलब हम लोग का देश है भारत के मतलब दक्षिणी तट से थोड़ा सा क्या है, कुछ किलोमीटर में दूर में है। श्रीलंका क्या है? एक द्वीपीय देश,
है ना, समुद्र से घिरा हुआ। और भारत के दक्षिण तट, मतलब भारत के दक्षिण तरफ में कुछ किलोमीटर जाके, मतलब 30 है ना, इतना किलोमीटर के बाद जो है वो श्रीलंका है स्थित है। अब इसकी आबादी लगभग जो है 2 करोड़ है, लगभग हरियाणा के बराबर। जितना हरियाणा में आबादी है ना 2 करोड़, उतना यहाँ भी है। अब बेल्जियम की भांति भी यहाँ जो है अलग अलग समूह के लोग रहते थे, जाति, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। देश में जितने भी संख्या था, देश की जितना भी जनसंख्या था श्रीलंका का, उनका 74% जो लोग थे वो सिहली भाषा बोलते थे, है ना, सिहली एक भाषा होता है, वो भाषा को बोलते थे। और नेक्स्ट जो है, जबकि 18% लोग जो थे वो तमिल बोलते थे। और जब और भी बच गया ना, और 18 के बाद जो है 74 और 18 कितना हो गया, लगभग जो है 92% हो गया। अब बाकी के जो बचे ना, वो अलग अलग जो है वो मतलब भाषा बोलते थे। बाकी के अन्य छोटे छोटे जातियां जो है वो जैसे कि ईसाई और मुसलमान, ये सब थे। तो यहाँ फिर से एक बार समझिएगा कि हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका क्या है, एक द्वीपीय देश है जो भारत के दक्षिण में कुछ किलोमीटर में है, और इसकी आबादी जो है लगभग 2 करोड़ हरियाणा के बराबर में है। बेल्जियम की तरह ही अलग अलग भाषा के लोग यहाँ बोलने वाले रहते थे, जो कि कुल पूरा श्रीलंका में जितने लोग थे उसका 74% भाग पर जो है वो सिहली था, और 74% सिहली भाषा बोलते थे, जबकि 18% लोग जो थे वो तमिल थे। और अन्य भी जो थे वो जातीय समूह अलग अलग थे, मुसलमान थे, है ना, सिहली, ईसाई, ये सब थे। श्रीलंका में टकराव, यहाँ टकराव क्यों हो रहा था सो देखिए पहले तो। देश के युद्ध पूर्वी भागों में, है ना, मतलब अभी यहाँ बताए थे कि बेल्जियम में भी जो था कि ब्रुसेल्स में जिस तरह से मतलब जो पूरा बेल्जियम में ज्यादा बोला जाता था, वो ब्रुसेल्स में कम बोला जाता था। तो उसी प्रकार यहाँ देश के युद्ध पूर्वी भागों में तमिल लोग अधिक होते थे। यहाँ तो सिहली सबसे ज्यादा था, लेकिन पूर्वी भाग में तमिल लोग की संख्या ज्यादा था, जबकि देश के बाकी हिस्सों में सिहली की संख्या बहुत संख्या था, है ना। आदि श्रीलंका में लोग चाहते थे बेल्जियम के जैसे अपना, है ना, विचार विमर्श करके जातीय मसले को उचित हल निकाल सकते थे, है ना, चाहते तो, लेकिन वैसे चाहे नहीं, उचित हल नहीं निकाल सके। परंतु वहां का बहुसंख्यक समुदाय अर्थात सिहली लोग अपने बहुसंख्यक जो था, बहुसंख्यक होने के वो सब गलत मतलब पावर का यूज किया, है ना। बहुसंख्यक था, इसके लिए जो है वो लोग अपना मनमर्जी शुरू कर दिया, है ना। दूसरे पर जो है बहुसंख्यकवाद को अपने दूसरे लोगों पर जो है वो थोपने का प्रयत्न किया, जिससे कि वहां बार बार जो था वो गृह युद्ध हो रहा था, मतलब लोग आपस में ही लड़ जा रहा था सरकार के प्रति, है ना। अब देखिए यहाँ बात ये कि 74% ये लोग किस तरह, सरकार भी यहाँ क्यों ऐसे करता है। 74% लोग सिहली बोलने वाला था। अगर यहाँ सरकार को चुनाव होता, अगर सरकार अगर सिहली के अगर नहीं, सिहली लोग को अगर नहीं देखा जाए तो सिहली लोग वोट नहीं देगा, है ना। और अगर सिहली लोग के लिए कार्य अगर सरकार करता है तो ये डर से करेगा कि इस सब की संख्या ज्यादा है ना। अगर इस सब के लिए अगर खुश करके रखेंगे तो वोट हमको मिलेगा। तो इस वजह से लोग यहाँ सरकार भी जो था वो सिहली को ही जो है था वो मान्यता, मतलब अधिक जो है वो वैल्यू देता था, बाकी तमिल को नहीं देता था। तो इसके चलते यहाँ बहुत बार गृह युद्ध हुआ। अब गृह युद्ध क्या होता है, तो किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूह की हिंसक लड़ाई, मतलब सरकार के साथ में लड़ाई हो गया, हिंसक रूप ले लिया, और ये इसी को जो है वो गृह युद्ध सा लगने लगता है। मतलब किसी मुल्क में सरकार विरोधी, मतलब जो लोग सरकार को विरोध करता है ना, वो लोग हिंसक लड़ाई रूप ले लेता है। मतलब लड़ते लड़ते जो है ना, आंदोलन करते करते कभी कभी ये हिंसक लड़ाई मतलब खून खराबा वाला हो जाता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये गृह युद्ध है। अब श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद था, तो क्या क्या किया, तो यह मान्यता कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वो अपने मनचाहे ढंग से देश की शासन कर सकता है। मतलब किसी भी चीज का संख्या अगर ज्यादा रहता है, मान के चलिए कि यहाँ अभी 10 आदमी है ना, 10 आदमी इधर से है और इधर से 2 आदमी है। अब ये 10 आदमी चाहेगा तो ये सबके जो मन करेगा वो कर सकता है। तो यहाँ इसी तरह से हुआ। श्रीलंका में जो बहुसंख्यक लोग थे वो अल्पसंख्यक के पास बहुत तरह के, मतलब तरह तरह के, है ना, अवहेलना, मतलब इच्छाओं को, उन लोगों का इच्छाओं का अवहेलना किया जाता था, उन लोगों के प्रति जो है क्रूर व्यवहार किया जाता था, है ना। ये लोग जो बहुसंख्यक थे सिहली लोग, वो लोग मन चाहे जैसे मन करता था उस तरह से करते थे। तो अब क्या होता है सो देखिए, 1956 में जो है वो श्रीलंका में कानून बनता है ना। कानून क्या बनता है सो देखिए, 1956 में कानून पास किया गया, सिहली समुदाय का सर्वोच्चता स्थापित कर दिया। मतलब जो सिहलू समुदाय के लोग थे उनको सर्वोच्च माने जाने लगा, ज्यादा मानने जाने लगा, और जो तमिल एरिया और बाकी सब था उन लोग को कम मानने जाने लगा। तो यहाँ तो दिक्कत हो गया, है ना। अब सरकार जो है एक तरफा देखने लगा, सिहली लोग की तरफ ज्यादा मतलब देखने लगा, और तमिल के लोग की तरफ नहीं देख रहा था, अनदेखा कर रहा था। अब और भी क्या नियम बनाया गया कि नए संविधान में यह प्रावधान किया गया कि सरकार जो है बौद्ध मठ को संरक्षण का बढ़ावा देगी। सिहली लोग जो था ना वो बौद्ध धर्म को मानता था, सिहली लोग जो था वो बौद्ध धर्म को मानता था, और जो यहाँ सरकार जो है बौद्ध मठ में इसको संरक्षण का, मतलब इसको देख रेख का बढ़ावा देगा। अब जो तमिल बोलता था उस सबके साथ तो अवहेलना हो रहा था। यहाँ कानून क्या बनाया गया, 1956 में कानून बनाया गया, उसमें सिहली समुदाय को सर्वोच्च स्थापित कर दिया गया। फिर एक इसमें दूसरा जो बना वो बौद्ध मठ जो है ना, तमिल सिहली लोग जो था बौद्ध धर्म को मानता था, तो बौद्ध मठ को इसको संरक्षण का बढ़ावा दे दिया गया।
उसके बाद सिहली को, है ना, जो लोग सिहली भाषी थे, सिहली लोग जो थे, वो लोग को विश्वविद्यालय में और सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दिया गया, ये लोग को छूट दिया गया, सिहली लोग को। तो अब तो यहाँ तो अनदेखा हो रहा है, इन लोगों को कम ध्यान दिया जा रहा है, इन लोगों को ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अब लड़ाई तो होगा। अब सिहली एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया, मतलब सिहली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया, मतलब इस सब का भाषा जो है वो उसको ज्यादा वैल्यू दिया गया, मतलब राजभाषा घोषित, है ना, एक राजभाषा घोषित कर दिया गया। अब तमिल के तो अवहेलना होगा, तमिल के लोग के पास जो है किसी प्रकार के, मतलब ये लोग के कुछ अधिकार भी नहीं दिया गया। अब इसके चलते जो था वहां लड़ाई हो रहा था। अब भारत में सत्ता का साझेदारी हम लोग समझते हैं, तो ये तो हम लोग देखे कि बेल्जियम किस तरह से अपना समझदारी दिखाया और श्रीलंका किस तरह से अपना जो है बेवकूफी दिखाया। अब हम लोग थोड़ा सा भारत के बारे में बढ़ते हैं, है ना। भारत में क्या था, तो भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, यहाँ नागरिक सीधे मताधिकार माध्यम से अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। देखिए भारत में सत्ता का साझेदारी क्या है, तो यहाँ लोकतांत्रिक है, मतलब लोगों के द्वारा शासक को चुना जाता है ना, और लोग द्वारा जो है चुने हुए प्रतिनिधि एक सरकार को चुनता है। मतलब हम लोग जो है यहाँ क्या होता है कि लोकसभा चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव में जो उम्मीदवार खड़ा होता है उसको हम लोग जिताते हैं, और वो लोग से ही मतलब जो है वो किसी एक व्यक्ति को जो है प्रधानमंत्री के रूप में, सरकार के रूप में चुनते हैं। तो इस तरह से एक चुनी हुई सरकार रोजमर्रा शासन को मतलब चलाती है, शासन व्यवस्था को चलाती है। जिस तरह से एक अभी सरकार चुनाती है, उसके बाद वो सरकार क्या है कि मतलब हर एक तरह रोजमर्रा की जिंदगी जो चल रहा है उसका मतलब काम करेगा, नया नियम बनाएगा, है ना, उन नियमों को कानून में फिर संशोधन करेगा। तो इस तरह से चलते रहता है। फिर से एक बार समझिएगा कि भारत में सत्ता का साझेदारी क्या होता है। तो भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, मतलब यहाँ लोगों के द्वारा शासक को चुना जाता है, और यहाँ नागरिक सीधे मताधिकार माध्यम से अपना प्रतिनिधि को चुनता है, मतलब वोट देके अपना प्रतिनिधि को चुनता है, और उस चुना हुआ प्रतिनिधि फिर सरकार को चुनता है ना। और इसी तरह से चुना हुआ जो सरकार है वो रोजमर्रा का शासन को चलाता है, जिस तरह से शासन चल रहा है, डेली चल रहा है, उसमें कुछ नियम बनाएगा, कुछ नियमों को कानून में संशोधन करेगा, ये सारा चीज करता है। अब आगे क्या है कि किसी भी लोकतंत्र में हर प्रकार के राजनीतिक शक्ति का स्रोत प्रजा माना जाता है। मतलब अगर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है तो वहां शक्ति का स्रोत जो होता है, पावर जो होता है ना, जनता के पास होता है। जनता चाहे तो कोई सरकार को बना भी सकती है, जनता चाहे तो कोई सरकार को गिरा भी सकता है ना। तो यह लोकतंत्र का एक मूलभूत सिद्धांत है, और ऐसी शासन व्यवस्था में लोग स्वराज संस्थाओं के माध्यम से अपना आपको जो है शासन करते हैं। अब यहाँ जो है कि एक समुचित लोकतंत्र सरकार में समाज के विविध समूह के मतों का उचित सम्मान दिया जाता है, जननीतियों का निर्माण में हर नागरिक का आवाज सुनी जाती है, और इसके लिए लोकतंत्र में यह जरूरी हो जाता है कि राजनीतिक सत्ता में बंटवारा अधिक से अधिक नागरिकों के बीच में हो। अब सत्ता का हम लोग थोड़ा सा यहाँ साझेदारी के रूप में हम लोग देख लेंगे कि सत्ता मतलब भारत में किस तरह से सत्ता का बंटवारा हुआ है। तो यहाँ दो तरह से बंटवारा हुआ है, एक हुआ है ऊर्ध्वाधर वितरण और एक हुआ क्षैतिज वितरण, है ना। ऊर्ध्वाधर वितरण में कौन आता है, सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण में केंद्रीय सरकार होता है, राज्य सरकार होता है, स्थानीय सरकार। ये हो गया ऊर्ध्वाधर वितरण में, है ना। सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण में केंद्रीय सरकार आता है, राज्य सरकार आता है और स्थानीय सरकार। अब आता है सत्ता का क्षैतिज वितरण भी हुआ है ना भारत में। इसमें आता है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये तीन आता है, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग जानते हैं कि कौन क्या होता है ना। विभिन्न सामाजिक समूह मसलन भाषाई और धार्मिक समूह के बीच में सत्ता का वितरण हुआ है, जैसे कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का बंटवारा हुआ था। उसी तरह से विभिन्न सामाजिक समूह के बीच में दबाव समूह और राजनीतिक दलों के मध्य में भी सत्ता का क्या हुआ है, बंटवारा हुआ है। क्षैतिज वितरण में हम लोग सबसे पहले देखेंगे, है ना। क्षैतिज वितरण में सबसे पहले आता है विधायिका। तो विधायिका का काम क्या होता है, विधायिका का काम होता है कानून को बनाना, नियम को बनाना। विधायिका का कार्य यही है कि वो नियम को बनाएगा, कानून को बनाएगा। और इसके अंतर्गत, विधायिका के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा और जो है वो राष्ट्रपति आते हैं। विधायिका का काम क्या है, देखिए भारत में जो है वो सत्ता का बंटवारा दो तरह से हुआ है, एक ऊर्ध्वाधर वितरण और एक क्षैतिज वितरण। क्षैतिज वितरण में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका आता है। विधायिका का काम जो है वो कानून का निर्माण करना, कानून जो भी कानून बनेगा कौन बनाएगा, विधायिका। इसमें विधायिका के अंतर्गत कौन आता है, तो लोकसभा आएगा, राज्यसभा आएगा और राष्ट्रपति आता है, ठीक है। अब यहाँ क्या है आगे की कार्यपालिका, तो कार्यपालिका काम है कार्य करना, है ना, कार्य करना। जैसे कि हम लोग के जितने भी मंत्री है ना, प्रधानमंत्री या फिर तो जितना भी मंत्री पद है, ये सारा नौकर है ना, ये हम लोग के लिए ये सबको काम करना पड़ता है। तो कार्यपालिका जो है वो कानून का क्रियान्वयन करता है, मतलब जो कानून बना हुआ है उसमें रहकर इसको कार्य करना पड़ता है। इसके अंतर्गत जो है वो कार्यपालिका में प्रधानमंत्री, मंत्री जितने भी हैं सारे और नौकरशाह, ये जो भी जनता के लिए काम करते हैं वो सारा चीज जो है वो कार्यपालिका के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो कार्यपालिका का बात समझ में आए क्या आता है कि मतलब कानून के मतलब जो क्रियान्वयन है, कानून के जो लिखा हुआ है उसमें रह के इसको कार्य करना पड़ता है कार्यपालिका को। और विधायिका का काम क्या है, तो कानून को बनाएगा, है ना। नेक्स्ट आता है न्यायपालिका, इसका काम क्या है, तो न्यायपालिका का जो काम है वो कानून का व्याख्या करना, जो कानून नियम बना हुआ है उसको व्याख्या करना, वो उसका लोग पालन कर रहा है कि नहीं ये देख रेख करना। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय आता है
है ना, मुख्य न्यायालय और जिला न्यायालय या अन्य न्यायालय, मतलब इसके अंतर्गत में न्यायालय जो है ना, जितने भी न्यायालय वो आते हैं, है ना, न्यायपालिका के अंतर्गत सारे के सारे न्यायालय आते हैं। न्यायपालिका का काम क्या है कि कानून का व्याख्या करना, जो कानून बना हुआ है सही है कि नहीं है, ये अगर सही है तो पास किया जाए, नहीं सही है तो इसको पास नहीं किया जाएगा, तो ये काम न्यायपालिका का है ना। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय, मुख्य न्यायालय, ये सारा चीज आता है। नेक्स्ट आता है ऊर्ध्वाधर वितरण। ऊर्ध्वाधर वितरण में क्या हुआ है कि सरकार को जो है उच्च स्तर से निम्न स्तर में बांट दिया गया है। इसमें सबसे पहले तो केंद्रीय सरकार होता है जो कि देश के लिए होता है, उसके बाद राज्य सरकार होता है, प्रांतीय सरकार जो बोलते हैं राज्य के लिए होता है ना। स्थानीय स्वराज्य जो होता है वो ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, ये सब जो है वो स्थानीय सरकार के अंतर्गत आता है। तो ऊर्ध्वाधर वितरण में क्या हो गया, ऊपर से, है ना, केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार, फिर स्थानीय सरकार आता है। अब सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण और क्षैतिज वितरण में क्या अंतर है? अंतर तो जरूर होगा। तो अंतर यही है, ऊर्ध्वाधर वितरण जो होता है इसमें, इसके अंतर्गत में सरकार के विभिन्न स्तर है, जैसे कि केंद्र सरकार हो गया, राज्य सरकार हो गया, स्थानीय सरकार हो गया, इसमें बटा हुआ रहता है सरकार, है ना, 3 स्टेप में, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, ऊर्ध्वाधर वितरण में। और इसमें क्या होता है कि उच्च स्तर के जो सरकार है वो निम्न स्तर के सरकार के अंदर, मतलब जो निम्न स्तर है ना, वो उच्च स्तर के अधीन में रह के काम करता है। क्या बोला गया है कि इनमें उच्च स्तर तथा निम्न स्तर के सरकारें होती हैं, और इनमें निम्न स्तर के सरकार जो है उच्च स्तर के सरकार के अधीन में रह के काम करना पड़ता है। मतलब जो सबसे ऊपर है ना उसका अंडर में रह के नीचे वाला काम करना पड़ता है, फिर उसके नीचे वाला उसके अंदर में रह के काम करना पड़ता है। लेकिन क्षैतिज वितरण में क्या है, क्षैतिज वितरण में जो है इसके अंतर्गत सरकार के विभिन्न अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में जो है सत्ता का बंटवारा हो गया है, बांट दिया गया है, शक्तियों को बांट दिया गया है, और इनमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर जो है अपना शक्ति का उपयोग करता है। इसके प्रत्येक अंग जो है एक दूसरे पर नियंत्रण भी रखता है। कार्यपालिका जो है विधायिका पर नियंत्रण रखेगा, विधायिका कार्यपालिका पर, और जो है अलग अलग जो है न्यायपालिका जो है दोनों पर नजर रखेगा। इस तरह से नजर रखा जाता है। तो ये चैप्टर जो होता है वो खत्म होता है ना। इसका जो नोट्स है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद पढ़ सकते हैं। तो अगर आप चैनल में पहली बार थे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।